नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। यह यात्रा देश के 12 राज्यों से होते हुए गुजरेगी और 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लगातार चुनावी हार से पस्त हो चुकी कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा के जरिए वो 2024 को चुनाव से पहले संगठन में जान फूंकने के साथ ही तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को भी घेरने में सफल होगी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। इस यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे, जबकि उनके साथ पार्टी के 111 नेता भी यात्रा में शामिल होंगे। इन नेताओं का चयन साक्षात्कार के बाद किया गया है। 119 यात्रियों में 28 महिलाएं भी हैं। इन 119 यात्रियों के अलावा तमाम सुरक्षाकर्मी, पार्टी की कम्युनिकेशन टीम के सदस्य, जिनमें फोटोग्राफर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभालने वाले लोग और साथ ही मेडिकल टीम के लोग भी यात्रा में शामिल होंगे और उन्हें मिलाकर ये संख्या 300 तक हो जाएगी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 5 महीने में पूरी होने वाली इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं का खाना, रहना, सोना किस तरह होगा, इस बारे में जानने की इच्छा काफ़ी लोगों की है। द हिंदू के मुताबिक यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ शामिल पार्टी के नेता ट्रकों पर रखे हुए 59 कंटेनरों में सोएंगे। राहुल गांधी सुरक्षा कारणों से एक अलग कंटेनर में सोएंगे। इनमें से अधिकतर कंटेनरों में 12 लोग सो सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी जगह शामिल नहीं होंगी, लेकिन वो इस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर बताया कि भारत जोड़ो यात्रा कैसे आम लोगों से जुड़ी हुई है और कैसे उनके सरोकार इस यात्रा से जुड़े हैं। प्रियंका गांधी का यूट्यूब चैनल करीब 3 साल पुराना है, करीब 66,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से वो इस चैनल पर ज़्यादा सक्रिय हैं। मंगलवार को उनका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि जनता के जिन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए उसकी बजाय अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन टीवी चैनलों से बहस गायब है। प्रियंका वीडियो में कहती नजर आ रही हैं कि आज की राजनीतिक चर्चा देश के लोगों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है, इसने पूरी तरह से एक अलग मोड़ ले लिया है। राजनीति ने आज लोगों और उनके मुद्दों से आंखें मूंद ली हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम आम आदमी की समस्याओं और चिंताओं को सामने लाना चाहते हैं। प्रियंका ने ऐसे तमाम बुनियादी सवालों को अपने वीडियो में उठाया है। उन्होंने लोगों से इससे जुड़ने को कहा। उन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया कि लोग भारत जोड़ो यात्रा से कैसे जुड़ सकते हैं। उन्होंने www.bharatjodoyatra.com वेबसाइट के बारे में भी बताया, जहां लोग इससे जुड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की बेल याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली मिश्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। भारत बायोटेक को इंट्रानेजल वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DCGI से मंजूरी मिल गई है। भारत में कोरोना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये भारत की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन होगी। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी। ये भारत में कोविड की पहली वैक्सीन होगी जो नाक के जरिए लगाई जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, CPM के नेता सीताराम येचुरी, CPI नेता डी राजा से मुलाकात की है। नीतीश सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उसके बाद JDS के मुखिया HD कुमारस्वामी से भी मिले थे। कुछ दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना आकर भी नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। इसके अलावा नीतीश की NCP प्रमुख शरद पवार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला सहित कई विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात होनी है। नीतीश कुमार के दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बीच बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि जितनी कोशिश नीतीश कुमार आज दिल्ली में कर रहे हैं, अगर उतनी बिहार के विकास परियोजनाओं पर की होती तो इतने बिहारी युवा बेरोजगार ना होते। रविशंकर ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश जी, राहुल गांधी के साथ आपकी मुस्कुराती तस्वीर टीवी और अखबारों में देखी, सोचा आपको स्मरण कराऊं कि आप तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य हैं, जो गैर कांग्रेसवाद के पहले प्रवर्तक थे। आज कहां चले गए आप?
ये जो हर एक के दरवाजे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बहुत बड़े लोग भी घूम चुके हैं, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। ये कौन सी आपकी महत्वाकांक्षा जाग गई है? प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और बहुत से दावेदार विपक्ष में पहले से ही खड़े हैं, आप भी खड़े हो जाएं। रविशंकर ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और कुर्सी के लोभ के लिए जिस प्रकार से नीतीश जी दिल्ली में प्रयासरत दिख रहे हैं, यदि इतना ही प्रयास बिहार में विकास के प्रोजेक्ट और उद्योगों को लाने के लिए किया होता तो आज बहुत से बिहारी युवाओं को रोजगार मिला होता। 4 दिवसीय भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच कुशियारा नदी के जल के बंटवारे पर एक समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि आज हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत में दक्षिणी असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी 54 नदियां हैं जो भारत बांग्लादेश सीमा से गुजरती हैं और सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी रही हैं। ये नदियाँ, इनके बारे में लोक कहानियाँ, लोकगीत हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत के भी साक्षी रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश को आतंकवाद और कट्टरपंथी ताकतें जो दोनों देशों के आपसी भरोसे पर हमले करती हैं, उनसे साथ मिलकर लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने आज आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई के लिए साझेदारी पर जोर दिया है। साल 1971 की भावना के अनुरूप ये ज़रूरी है कि हम ऐसी ताकतों के साथ मिलकर लड़ें जो एक दूसरे पर भरोसे को तोड़ना चाहते हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा लाई गई और फिर वापस ली गई आबकारी नीति के मामले में जांच एजेंसी ईडी मंगलवार को दिल्ली, एनसीआर व कई शहरों में लगभग 30 जगहों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अच्छा खासा घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर कहा है कि सीबीआई को तलाशी में कुछ नहीं मिला और ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा। आबकारी नीति में हुई कथित गड़बड़ियों के मामले में अभियुक्त बनाए गए समीर महेंद्रू के दिल्ली स्थित आवास पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। इसके अलावा गुड़गांव, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में ईडी के छापेमारी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले सीबीआई ने छापेमारी की, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब ईडी छापेमारी कर रही है, उन्हें भी कुछ नहीं मिला है। उनको केवल स्कूलों के और ब्लूप्रिंट मिलेंगे। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को भी क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि ईडी कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन वो मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी करने नहीं आई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता था कि छापेमारी में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने कोई छापेमारी नहीं की। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। आरएसएस की सुरक्षा पूरी तरह सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। दूसरी तरफ देश के तमाम एयरपोर्ट से सीआईएसएफ की सुरक्षा हटाकर वहां निजी कंपनियों के सुरक्षा गार्ड तैनात किए जा रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीआईएसएफ ने 1 सितंबर से नागपुर में आरएसएस मुख्यालय और दिल्ली के झंडेवालान में केशव कुंज ऑफिस की सुरक्षा संभाल ली है। नागपुर के बाद दिल्ली के झंडेवालान में ही संघ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के समर्थन में पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अर्शदीप का समर्थन किया। तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाला हर खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करता है और हमेशा देश के लिए खेलता है। उन्हें हमेशा हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है और याद रखें, खेल में आप कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। क्रिकेट और दूसरे खेलों को हमें निजी हमलों से दूर रखना चाहिए। तेंदुलकर ने अर्शदीप को ट्वीट में टैग करते हुए लिखा, कड़ी मेहनत करें, फील्ड पर अच्छा प्रदर्शन कर जवाब दें। मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, मेरी शुभकामनाएं। बता दें, भारत बनाम पाकिस्तान मैच में अर्शदीप ने कैच छोड़ दिया था और बाद में भारतीय टीम हार भी गई। इसके बाद अर्शदीप सबके निशाने पर आ गए। उनको खालिस्तानी तक कहा गया। इसके अलावा विकिपीडिया तक पर उनको खालिस्तान का बताया गया। बाद में भारत सरकार ने विकिपीडिया को इसको लेकर तलब किया। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। रैना ने कहा कि अपने देश और अपने राज्य उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बेहद सम्मान की बात रही। उन्होंने अपने सभी समर्थकों का भी शुक्रिया अदा किया। रैना अब 10 सितंबर से शुरू होने जा रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलेंगे। रैना ने बताया कि उनसे इस बारे में श्रीलंका, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका की ओर से संपर्क किया गया है, लेकिन अभी उन्होंने इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया है।
रैना ने अगस्त 2020 में महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान करने के कुछ ही देर बाद अपने भी संन्यास का ऐलान कर दिया था। सुरेश रैना 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।